गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, छत्तीसगढ़। आज मैं आपको श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उपादान संदाय अधिनियम 1972 के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। मैंने आपको ग्रेच्युटी एक्ट के अपने पिछले 4 वीडियो के माध्यम से ग्रेच्युटी की परिभाषा, अर्थ, ग्रेच्युटी का भुगतान कैसे किया जाता है, विभिन्न शॉर्ट नोट्स आदि के बारे में आपको बताया। आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेच्युटी के अंतर्गत जो नॉमिनी संबंधी जो प्रावधान है वो किस प्रकार है। नॉमिनी संबंधी प्रावधान जानने से पहले सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ग्रेच्युटी की गणना किस प्रकार की जाती है। तो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 बोलती है, जब मासिक भुगतान पर कर्मचारी कार्य कर रहा हो, जब कर्मचारी की जो सेवाएं हैं वो मासिक भुगतान के आधार पर हो, तो ऐसे स्थिति में 1 वर्ष में अधिकतम 6 माह की 15 दिन की दर पर सबसे अंत में जो वो मजदूरी प्राप्त करता है, सबसे अंत में उस मजदूरी के आधार पर ग्रेच्युटी की गणना की जाएगी। मैं इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। एक समीकरण है कुल मजदूरी प्लस महंगाई भत्ता। कुल मजदूरी में महंगाई भत्ता जोड़ दीजिए उस श्रमिक के, उसको 2 से भाग दे दीजिए और उसको गुणा कर दीजिए सेवा के वर्ष से। तो जो राशि निकल कर आएगी वो भुगतान योग्य ग्रेच्युटी की राशि मानी जाएगी। तो मासिक आधार पर जब श्रमिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान मासिक आधार पर जब श्रमिक कार्य कर रहा है तो ग्रेच्युटी की गणना किस प्रकार की जाए, इसका यह समीकरण है। अब आपको मैं बताऊंगा, एक मामला था दिल्ली वुलन्स मिल्स लिमिटेड वर्सेस महेंद्रनाथ। इस मामले में कहा गया ग्रेच्युटी की गणना करने के लिए 26 कार्य दिवस की मजदूरी को ही मासिक मजदूरी के रूप में मानना चाहिए। 26 कार्य दिवस की मजदूरी को यदि मासिक मजदूरी के रूप में माना जाए तो ये अनुचित नहीं है। इस मामले में ये बताया गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा क्या हो। मैंने आपको बताया था कि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3 के आधार पर पहले जो ग्रेच्युटी के संबंध में जो 20 माह की मजदूरी निर्धारित की गई थी, उसकी जगह अब लिखा गया 50,000 रुपए से अधिक। अर्थात अब 20 माह की मजदूरी के आधार पर एक कर्मचारी के अधिकतम एक कर्मचारी को जो मजदूरी दे है वो 50,000 रुपया निर्धारित की गई। ग्रेच्युटी की राशि जब वो सेवानिवृत्त हो या वो पद को त्यागे या उसकी मृत्यु हो या 5 वर्ष की सेवा के बाद जब वो अपना किसी कारण से उसका पद रिक्त हो जाए, मृत्यु होने या अधिवासिता के कारण, तो ऐसी स्थिति में जो राशि 3,50,000 थी उसे बढ़ाकर 10 लाख किया गया। और अब जो 2017 का जो संशोधित एक्ट है उसमें वो राशि बढ़कर अधिकतम 20 लाख रुपया की गई है। ग्रेच्युटी में छूट देने की शक्ति अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 बोलती है, ग्रेच्युटी के संबंध में छूट देने की शक्ति जो है वो अधिनियम में समुचित सरकार को दी गई है। समुचित सरकार अधिसूचना के द्वारा और ऐसी शर्त के अधीन जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अधीन निर्धारित की जाए, किसी भी कारखाना, खान, बागान, तेल क्षेत्र, तेल कंपनी, रेल मामले, दुकान या स्थापन या इनमें से किसी को जिस पर यह अधिनियम लागू होता है वहां पर किसी ऐसे कर्मचारी को जो पेंशन या उपदान संबंधी ऐसे परिलाभ यदि प्राप्त हो रहे हैं जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त परिलाभ से कम ना हो, तो वहां ग्रेच्युटी में छूट देने का अधिकार समुचित सरकार को माना जाएगा। इसी प्रकार ऐसे दुकान, स्थापन, तेल क्षेत्र, तेल कंपनी, बागान, कारखाने जिसमें यह अधिनियम लागू होता है, जहां पर ऐसे कर्मचारी को पेंशन या उपदान संबंधी फायदा प्राप्त हो रहा है जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त फायदे से कम न हो, तो भी यहां पर समुचित सरकार को ग्रेच्युटी में छूट देने का प्रावधान दिया गया है। अधिनियम की धारा यहां पर 5(1). अब हम देखेंगे नाम निर्देशन संबंधी प्रावधान।
ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान किसे किया जाए, इस संबंध में नॉमिनी बनाने संबंधी प्रावधान भी बनाया गया है। अधिनियम की धारा 6 नॉमिनी के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करती है। पहला, ऐसा प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा का 1 वर्ष पूरा कर लिया है ऐसे समय के भीतर और प्रारूप में नॉमिनी बना सकेगा। अर्थात इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार यदि उस कर्मचारी ने अपनी सेवा का 1 वर्ष, जिसे संपूर्णित वर्ष माना गया है, कंप्लीटेड ईयर, यदि उसने सेवा का 1 वर्ष पूरा कर लिया है तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो निर्दिष्ट किया जाए अपने लिए नाम निर्देशिती या नॉमिनी बना सकता है। उसके बाद दूसरा, कर्मचारी अपने नाम निर्देशन में देय ग्रेच्युटी की रकम को 1 से अधिक नॉमिनी में बांट सकेगा। अर्थात कर्मचारी ने जो नॉमिनी बनाया है, कर्मचारी अपनी ग्रेच्युटी की रकम को चाहे तो उस अकेले एक नॉमिनी को या 1 से अधिक नॉमिनी को भी बांट सकता है या अपने लिए 1 से अधिक नॉमिनी बना सकता है। तीसरा, परिवार खोने पर परिवार के सदस्य को, यदि उस कर्मचारी का परिवार है तो ऐसी स्थिति में अपने परिवार के 1 या 1 से अधिक सदस्य को वो अपने लिए नॉमिनी बना सकता है, जो कि उसके मरने के बाद उस व्यक्ति को फिर ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान होगा। चौथा, परिवार न होने पर, यदि उस कर्मचारी का कोई परिवार नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में वे किसी भी व्यक्ति को या अन्य किसी भी व्यक्ति के वर्ग को अपने लिए नॉमिनी बना सकता है, जिसे फिर वो राशि इस मृतक के बाद मिलेगी। लेकिन उसने नॉमिनी परिवार न होने की दशा में अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्ति के वर्ग को नॉमिनी तो बना लिया, लेकिन बाद में यदि इस व्यक्ति का कोई परिवार हो जाए तो फिर ऐसी स्थिति में जो उसने अन्य किसी व्यक्ति को जो नॉमिनी बनाया है वो शून्य हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। उस स्थिति में उसको वापस अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य या परिवार के ही किसी भी सदस्य को वो नॉमिनी बना सकेगा। पांचवा, धारा 6(3) और धारा 6(4) के अधीन रहते हुए नॉमिनी की सूचना नियोजक को देगा। उस व्यक्ति का यह कार्य है कि अधिनियम की धारा 6(3) और 6(4) के अनुसार जिस व्यक्ति को उसने नॉमिनी बनाया है, चाहे परिवार के सदस्य को बनाया हो या परिवार के 1 या अधिक व्यक्ति को बनाया हो या परिवार न होने पर किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी बनाया हो, उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में निर्धारित समय के अंदर नियोजक को उसको देनी होगी, ताकि नियोजक उसको अपने रिकॉर्ड में संधारित रख सके। छठवां, यदि नॉमिनी की मृत्यु कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व हो जाए, यदि उसने जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है उसकी मृत्यु इस कर्मचारी जिसने नॉमिनी बनाया है उसके पहले हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसने नॉमिनी को जो हित ट्रांसफर किया था वो वापस पुनः इसी व्यक्ति के पास आ जाएगा और उसे फिर से किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी बनाना पड़ेगा। सातवां, प्रत्येक नॉमिनी परिवर्तन की सूचना नियोजक को देगा। कर्मचारी का यह दायित्व है कि ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत उसने जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है, जिस व्यक्ति को उसने नाम निर्देशिती बनाया है या नॉमिनी में उसने किसी प्रकार का कोई यदि परिवर्तन किया है, तो इन सारों चीजों की सूचना उसे नियोजक को निर्धारित प्रोफार्मा में देनी होगी। इस प्रकार इस अधिनियम में नॉमिनी के संबंध में उपरोक्त प्रावधान बताए गए। मैं आपको स्पष्टीकरण में बताना चाहूंगा कि नाम निर्देशन अर्थात ऐसा कर्मचारी जिसने सेवा का 1 वर्ष पूरा कर लिया है, निर्धारित फॉर्म में रजिस्टर्ड अभिस्वीकृति के साथ नॉमिनी की जानकारी नियोजक को देगा। अर्थात ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने लिए नॉमिनी बनाया है, चाहे परिवार के सदस्य को, चाहे परिवार के 1 या अधिक सदस्य को, परिवार न होने पर किसी अन्य व्यक्ति को जिसको भी उसने नॉमिनी बनाया है या उसने नॉमिनी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया है, तो उसकी सूचना उसको निर्धारित प्रारूप में नियोक्ता या नियोजक को देनी होगी। और जिस तारीख को नियोजक को वो सूचना मिल जाए उसके 30 दिन के अंदर नियोक्ता जो है नॉमिनी प्रोफार्मा पर उस जानकारी को अंकित कर लेगा
उस जानकारी को सत्यापित करा लेगा और उसको अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रख लेगा। दूसरा, विहित प्रारूप। इस अधिनियम के अंतर्गत नॉमिनी बनाने का भी विहित प्रारूप निर्धारित है। धारा यह 3 प्रकार का है। धारा 6(1) के अनुसार फॉर्म एफ, एक प्रोफार्मा है फॉर्म एफ जो धारा 6 की उपधारा 1 के अनुसार है। दूसरा है फॉर्म जी जो धारा 6 की उपधारा 4 के अनुसार है, और एक है फॉर्म एच जो धारा 5 की उपधारा 6 की उपधारा 5 के अंतर्गत है, जो स्थानांतरण के उद्देश्य से बनाया गया है। अतः इस अधिनियम के अंतर्गत नॉमिनी के संबंध में निर्धारित प्रोफार्मा है। इसी प्रोफार्मा में कर्मचारी को नॉमिनी बनाना पड़ेगा। इस अधिनियम में नॉमिनी के संबंध में जो प्रावधान है, जो अधिकार है, मैं आपको उसको पुनः बताऊंगा। पहला, कर्मचारी को वो अधिकार है कि वो अपने लिए नॉमिनी बना सके, ताकि यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी जो राशि है वो राशि संबंधित नॉमिनी को दी जा सके। दूसरा है, यहाँ पर परिवार के किसी सदस्य, वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य या एक से अधिक सदस्य को नॉमिनी बना सकता है। अपना परिवार के सदस्य रहते हुए यदि अन्य किसी को नॉमिनी बनाता है तो वो नॉमिनेशन शून्य होगा, अवैध होगा। नंबर 3, यदि उसका परिवार नहीं है तो वह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्ति के वर्ग को नॉमिनी बना सकता है, लेकिन यदि पुनः उसका कोई परिवार आ जाए तो ऐसी स्थिति में जो अन्य व्यक्ति को उसने नॉमिनी बनाया था वह नॉमिनेशन शून्य हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। इसी प्रकार यदि उसने किसी को नॉमिनी बनाया लेकिन उस नॉमिनी की मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में वह पुनः किसी अन्य व्यक्ति को नॉमिनी बना सकेगा। और अंत में इस अधिनियम के अंतर्गत उसने जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है, जिस व्यक्ति के नॉमिनेशन के लिए उसने सूचना नियोजक को दी है या उसने नॉमिनी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया है, इन सभी चीज की सूचना निर्धारित प्रारूप में निर्धारित समय के अंदर उसे नियोजक को देनी होगी। और नियोजक जब इस सूचना को प्राप्त कर लेगा तो वो 30 दिन के अंदर उसे निर्धारित प्रारूप में अंकित करेगा, सत्यापित करेगा और अपने रिकॉर्ड में रखेगा। इस अधिनियम में नॉमिनेशन का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि संबंधित कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसकी राशि, उसकी जो ग्रेच्युटी की राशि है वो उसके नॉमिनी को दी जा सके।